हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF जिसे शॉर्ट में कहते हैं। अब ये ITF है क्या? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एकदम बेसिक बात आज मैं आपको बताऊंगा, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। एकदम बेसिक चीज़ कि ITF एक्चुअली में है क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, उन सभी फंक्शन का इन्वर्स, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सभी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब इनका इन्वर्स हमें निकालना है, लेकिन अभी हम फंक्शन में क्या पढ़ के आए हैं? इन्वर्स सिर्फ उन्हीं फंक्शन का निकाला जा सकता है जो वन वन और वन वन और ऑन टू दोनों हो, मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। लेकिन ये सब फंक्शन साइन, कॉस, टैन, एक्स, ये सभी बाइजेक्टिव तो नहीं है ना? क्योंकि साइन एक्स का ही एग्जांपल लो। अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, देखो भैया, ये साइन एक्स का ग्राफ है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। टेढ़ा हो गया थोड़ा। तो ये कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ होता है साइन का ग्राफ, ऐसा चलता रहेगा। अब इस ग्राफ में अगर आप देखें तो ये ग्राफ ऑन टू फंक्शन तो है ये। क्यों? क्योंकि कोडोमेन और रेंज इसका बराबर है -1 से 1 में, तो ये एक ऑन टू फंक्शन तो है, लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन को पास नहीं करता, 3 बार कट कर रहा है इसको। तो ये साइन एक्स कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इन्वर्स तो सिर्फ उन्हीं फंक्शन का निकाला जा सकता है जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब भैया इस दिक्कत के लिए क्या किया जाए कि वन वन हो जाए और ऑन टू हो जाए। ऑन टू तो चलो है, खैर वन वन कैसे बनाए? इस मेनी वन फंक्शन को हम वन वन कैसे बनाए? क्योंकि बिना वन वन बनाए इन्वर्स तो नहीं निकाला जा सकता, और ये पूरा चैप्टर ही इन्वर्स निकालने का है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इस वन वन फंक्शन के लिए बनाने के लिए। हम क्या करेंगे? साइन एक्स की डोमेन को थोड़ा छोटा करेंगे। ऐसे तो साइन एक्स की डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का -π/2 से लेके सिर्फ π/2 तक ही ले जाएंगे, ऐसा करेंगे। ठीक, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम डोमेन में कटौती कर रहे हैं, है ना? जितना हमारे काम की चीज़ें, हम सिर्फ उतना डोमेन लेंगे। डोमेन तो पूरा रियल नंबर होता है साइन का, लेकिन हम सिर्फ कितना पार्ट लेंगे? जितना हमें ज़रूरत है। तो अब देखो, अगर मुझे साइन एक्स का इन्वर्स बनाना होगा, साइन एक्स का इन्वर्स बनाना होगा, तो मैं साइन का कितना ग्राफ कंसीडर करूंगा? सिर्फ ये वाला ग्राफ, -π/2 से लेके π/2, ये वाला ग्राफ। ठीक, तो अब देखोगे ध्यान से, तो ये ग्राफ आपको ऑन टू ग्राफ भी दिखेगा और वन वन ग्राफ भी दिखेगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है अगर x बिलोंग्स टू r ना होके x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 हो जाए। तो हम साइन x को पूरा नहीं ले रहे हैं,
बल्कि साइन एक्स के एक बच्चे को ले रहे हैं, साइन एक्स के एक छोटे भाई को ले रहे हैं, पूरा साइन एक्स नहीं ले रहे हैं। तो इन्वर्स हम उसके छोटे भाई का इन्वर्स निकाल रहे हैं, या उसका कह लो उसके बच्चे का इन्वर्स निकाल रहे हैं, उसके एक छोटे से पार्ट का इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो ये जो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, इसका अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स बनाना हो तो वो आएगा साइन इनवर्स एक्स, उसे हम ऐसा लिखेंगे। अब इस साइन एक्स का जो डोमेन है हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, -π/2 से +π/2, और इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच है। तो इनवर्स में कहानी उल्टी हो जाती है, सर इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज बन जाना चाहिए, और जो इसका रेंज है वो इनवर्स का डोमेन बन जाना चाहिए। तो इनवर्स का डोमेन अब क्या होगा, सर जो उसका रेंज था, उसका रेंज कितना था, -1 से 1, तो अब ये इनवर्स के लिए डोमेन बन गया। और इनवर्स का रेंज क्या होगा, इनवर्स का रेंज जो इसका डोमेन था -π/2 से लेके π1। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है ये कि इनवर्स पूरे साइन एक्स का नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो मेनी वन फंक्शन है। तो इसलिए हम उसके एक छोटे से भाई का इनवर्स निकालेंगे, उसके एक छोटे से पार्ट का इनवर्स निकालेंगे, सीधी बात। ठीक, तो अब आपको बारी बारी से सभी फंक्शन के बारे में देखना है, उनका ग्राफ, उनके इनवर्स का ग्राफ, उनका डोमेन, उनका रेंज, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डोमेन रेंज की कहानी पे ही आधारित है। ठीक है, तो एक बेसिक सा आपको एक लॉजिक दे दिया कि इनवर्स कैसे होता है। अब जो साइन एक्स होता है, जो ये साइन एक्स रहता था, इसका काम क्या रहता था कि सर हम कोई एंगल रखते, जैसे x = π/2 रखा तो साइन एक्स वैल्यू देता था, है ना। तो साइन इनवर्स x का काम उल्टा होगा, जैसे साइन x π/2 = 1 है, तो मैं अगर लिखूंगा साइन इनवर्स 1, तो ये जो साइन इनवर्स वाली मशीन है ये क्या बताती है, ये एंगल बताती है, और ये क्या बताता है, रेशियो बताता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या बताता था, रेशियो बताता था। उस एंगल पे साइन, कॉस, टैन के जो भी रेशियो वाला काम था उसकी वैल्यू बताता था, कौन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। अब इसका इनवर्स लेंगे तो ये उल्टा काम करेगा, ये रेशियो या जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वाला एंगल बताएगा कि 1 साइन कब देता है। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या बोलना है, π/2। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स 1 कब, साइन इनवर्स 1 मतलब क्या हुआ, साइन 1 कब देता है, साइन 1 90 डिग्री पे देता है। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहोगे, सर 45 डिग्री आएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो π/4 पे 1/√2 देता है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं पूछूं साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा, तो आपको पता है साइन √3/2 कब देता है, π/3 पे, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। अब थोड़ा ध्यान से अगर आप समझो तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा है, साइन का ग्राफ -π/2 से लेके π/2 में कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसा ग्राफ है। अब ध्यान से याद करो इनवर्स में क्या बताया था कि अगर मुझे किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो मैं y x वाली एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसको आईना बना के इस पूरे ग्राफ का एक मिरर इमेज लूंगा। तो ये जो येलो वाला ग्राफ है इसका मिरर इमेज अगर हम पिंक वाली लाइन पे लें, ये पिंक वाली लाइन है कौन, y x वाली लाइन, तो देखो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, क्या कुछ ऐसा बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा अगर तुम सही से मिरर इमेज बनाओ। तो ये जो मिरर इमेज आया, वाइट कलर का ये जो ग्राफ आया, एक्चुअली यही ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है
साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और ये येलो वाला ग्राफ किसका है? साइन एक्स का है। तो बस इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल टू एक्स पे एक मिरर इमेज ले लेना है। तो ये ग्राफ याद रखने की टेक्निक भी है। आपको साइन कॉस टैन का तो पहले से पता है ग्राफ, अब उनका इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो आप ऐसे मिरर इमेज ले लो, थोड़ा पलट जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन पे। ठीक, तो अब ये वाला क्या हो गया, अब डोमेन में क्या आएगा, अभी हमने देखा डोमेन में +1 और कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1। अब इस इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। और इस इनवर्स का रेंज क्या बन जाएगा, -π/2 से लेके +π/2। एकदम ध्यान से समझो, आराम से समझो, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है। अगर ये दिमाग में सेट हो गई तो इनवर्स टफ नहीं लगेगा। चलो मैं साइन इनवर्स का ग्राफ अलग से भी बना देता हूँ। तो साइन इनवर्स का ग्राफ देखो ऐसा कुछ होगा, कुछ ऐसा, जैसे tan का वहां रहता था, यहाँ साइन का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। ठीक, कुछ साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1, और रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। इस ग्राफ की हेल्प से आप काफ़ी कुछ बता सकते हो। तो चलो इस ग्राफ से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। इस ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से, कि अगर x पॉजिटिव है मतलब x 0 से 1 है। ध्यान देना, अगर x पॉजिटिव है मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, अगर x 0 से 1 तक है तो जो साइन इनवर्स है, क्या तुम देख पा रहे हो, इस साइन इनवर्स का ग्राफ 0 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, π/2 तक लाई करेगा। तो ये साइन इनवर्स 0 से लेके कहाँ तक लाई करेगा, π/2 तक लाई करेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि x निगेटिव है, यानी कि x -1 से लेके अगर 0 के बीच में है, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, साइन इनवर्स x लाई करेगा निगेटिव में, इस वाले पोजिशन पार्ट में। तो साइन इनवर्स x आ जाएगा -π/2 से लेके 0 के बीच, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में जो डोमेन पॉजिटिव तो रेंज भी पॉजिटिव, डोमेन नेगेटिव तो रेंज भी नेगेटिव। अब साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से एक और बात हमें समझने को मिलती है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कैसा ग्राफ है, उसका इंक्रीजिंग ग्राफ है। और हमने पढ़ा भी है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है। तो साइन -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है, तो इसलिए इसका साइन इनवर्स एक्स भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा हुआ ये पता करने से कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई बोल दे कि भैया मान लो x जो है वो -1/2 से 1/2 है, तो आपसे कोई पूछे फाइंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा बढ़ता हुआ फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स की कब आएगी, जब x की जगह पे हम मिनिमम इनपुट रखेंगे, यानी कि -1/2। और हमें पता है साइन -1/2 कब देगा, -π/6 पे देगा, -30 डिग्री पे देगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब हम मैक्सिमम इनपुट रखेंगे, दैट इज +1/2। तो ये क्या हो जाएगा, +π/6।
मतलब इसकी जो रेंज होगी साइन इनवर्स एक्स की इस इंटरवल के लिए कहाँ से कहाँ होगी, -π/6 से लेके +π/6। तो रेंज निकालना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जितना कम इनपुट होगा उतना कम आउटपुट होगा, जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, सीधी बात। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं आपको। ऐसे ही जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इजिकल टू दिया है 3π/2। ऐसा कुछ आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, π/2। ऐसे साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है। तो मतलब ये तीनों जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू देंगे तब जाके 3π/2 की बराबरी कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि साइन एक्स, साइन इनवर्स वाई ये तीनों π/2 के बराबर हैं। तो साइन इनवर्स एक्स π/2 हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, x कितना हो गया, x हो गया 1। ठीक ना, कभी आपको ना समझ में आए तो आप इस साइन को इधर ले जा सकते हो। साइन इनवर्स x π/2 है तो आप दोनों तरफ ऐसे साइन ले सकते हो। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। साइन π/2 हो जाएगा और x इक्वल टू आपको दिख जाएगा 1, ऐसा। ठीक, अब x जो है वही y होगा और वही z होगा, तो तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 1। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे इनवर्स फंक्शन पे, जिसका नाम है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए हमें किसको पकड़ना पड़ेगा, कॉस एक्स को पकड़ना पड़ेगा। अब कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, लेकिन यही दिक्कत इसमें भी है। ये भी क्या है, मेनी वन फंक्शन है फॉर x बिलोंग्स टू r। तो हम डोमेन का वही पार्ट लेंगे जो हमारे काम का होगा। तो इसमें मैं कौन सा पार्ट कट करूं, इसका कौन सा छोटा भाई लूं। तो अगर मैं देखूं तो मैं एक काम करता हूं, ये 0 से पार्ट उठाता हूं, +1 यहाँ मिल ही गया है। अब वहां तक जाता हूं जहां पे -1 मिले, जैसे ये वाले पॉइंट तक। तो मैं इतना पार्ट कट कर लेता हूं क्योंकि ये पार्ट 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका लिए डोमेन इस बार कितना लेने वाला हूँ, 0 से पाई लेने वाला हूँ। तो 0 से पाई इसका डोमेन लिया। तो ध्यान देना, अब हमारा जो ग्राफ आएगा ऐसा, ये क्या 1 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ। अब आप क्या करिए, अब आपको क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन। तो f इनवर्स x हम क्या लिख देंगे, cos इनवर्स x। अब इसका जो रेंज था हमने cos x का देखा, वो कितना होगा, -1 से +1। तो इसका डोमेन क्या होगा, जो उसका रेंज है, जो उसका रेंज है दैट इज -1 से 1। और इसका रेंज क्या होगा, जो उसका डोमेन है दैट इज 0 to π। तो हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करता है, cos इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू पाई के बराबर होती है। तो cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में लाई करता है। अब इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो मैं फिर से y = x वाली लाइन ड्रॉ करूँगा और उस पर एक मिरर इमेज बनाऊँगा। तो अगर ध्यान से देखो, इस पर अगर मिरर इमेज बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो,
थोड़ा सा अगर मिरर इमेज बनाने का आइडिया अच्छा है आपका तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इधर भी अलग से बना देता हूँ। फा हिंदी का एक अक्षर होता है फा, है ना, तो उससे रिलेटेड उसकी तरह दिखता है ये ग्राफ। अगर आपने हिंदी पढ़ी हो थोड़ा तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ठीक, तो इसकी रेंज हम कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, 0 से पाई तक, और इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -1 से +1 तक। और ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है ये कौन सा पॉइंट है, π/2। तो ये कॉस इनवर्स का बात है। तो कॉस इनवर्स के ग्राफ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पहली चीज कि अगर x -1 से 0 के बीच में है तो कॉस इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कॉस इनवर्स x लाई करेगा π/2 से लेके पाई तक। ठीक ना, इस वाले इंटरवल में आप देखो अगर तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, π/2 से लेके पाई तक। ठीक है, अब अगर ऐसे ही x की रेंज आप लो 0 से 1 के बीच में, तो cos इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके π/2 तक, ऐसा। और क्या नोटिस कर पा रहे हैं हम कि जो cos इनवर्स x का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, वो डिक्रीज कर रहा है। और क्या नोटिस किया हमने, cos इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पाई के बराबर है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ। तो कभी भी ऐसा दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = पाई, तो इसका सिर्फ यही 3 पाई, तो इसका सिर्फ यही मतलब हुआ कि ये सभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पाई देंगे तभी जाके ये 3 पाई के बराबर हो पाएगा। तो अब मुझे बताओ cos इनवर्स x अगर पाई है इसका मतलब x क्या होना चाहिए, cos पाई पे कितनी वैल्यू देता है, x = क्या हो जाएगा, cos पाई, और हमें पता है cos पाई कितनी वैल्यू देता है, -1। इसी तरह y और z भी कितना हो जाएगा, -1। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स 0 की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ, cos इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ। तो cos इनवर्स √3/2 का क्या मतलब हुआ, cos √3/2 कब देता है, जाहिर सी बात है π/6 पे देता है। cos इनवर्स 0 कब देता है, π/2 पे देता है। cos -1/2 कब देता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देगा, π/3 पे तो +1/2 देता है, तो 60 डिग्री पे नहीं तो 120 डिग्री यानी कि 2π/3, पाई -π/3 पे देगा निगेटिव वैल्यू। cos इनवर्स 1 कब होता है, कब देता है 1, 0 पे। तो ऐसे आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात रही cos इनवर्स x की, इसका ग्राफ ये है और इसका डोमेन और रेंज आप समझ लो। फिर अब बात करते हैं tan x के बारे में। तीसरा फंक्शन जो मेन है वो है tan x, f(x) = tan x। तो tan x देखा जाए तो x जो होता है
बिलोंग्स टू आर होता है, बट हम π/2 का ऑड मल्टीपल हटा देते हैं, 2n+1 π/2 हटा देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री या 90 के मल्टीपल पे tan डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। लेकिन tan में भी वही दिक्कत है कि tan एक मेनी वन फंक्शन होता है, अगर tan का पूरा ग्राफ बनाया जाए तो, है ना, ऐसा बनता है tan का ग्राफ। तो tan कैसा है, मेनी वन है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पार्ट लेंगे -π/2 से π/2 वाला, ताकि ये 1 फंक्शन बन जाए। तो इसका छोटा भाई कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं, -π/2 से लेके +π/2 वाला पार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अब जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन्वर्स के लिए x की वैल्यू tan x में, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से +π/2। ये जो डोमेन में ले रहा हूँ इसको प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। तो अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन वर्ड यूज़ करूँ तो उसका मतलब क्या समझना है, वो छोटा सा पार्ट जो हमने कट किया था डोमेन से इन्वर्स निकालने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। फंक्शन को 1 बनाने के लिए जो हमने पार्ट लिया डोमेन का, वही क्या है, प्रिंसिपल डोमेन, है ना। तो देखो भैया, fx = tan x है, तो f इनवर्स x को क्या मैं tan इनवर्स x बोलूँगा, बोलना ही है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर रेंज, तो y बिलोंग्स टू क्या होता है, r, -∞ से +∞ होता है tan की रेंज। तो tan इनवर्स x का डोमेन इस हिसाब से क्या होना चाहिए, जो उसकी रेंज थी, उसकी रेंज कितनी थी, पूरी रियल नंबर, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, जो उसका डोमेन था, तो -π/2 से +π/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये रेंज और ये डोमेन ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिरर इमेज निकालना पड़ेगा tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए। tan का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक। तो इसका मिरर इमेज निकालेंगे y = x लाइन पे, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, जैसे साइन का ग्राफ रहता था उधर, यहाँ tan का बन जाएगा। तो ये वाइट वाला किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स x का, और ये येलो वाला किसका है, tan x का। तो अलग से बना देते हैं इसका ग्राफ, तो कुछ ऐसा बनेगा। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है इसकी, ओपन -π/2 से लेके ओपन π/2 तक। ऐसा कुछ, ठीक। और डोमेन तो पूरी x एक्सिस होगी, पूरा रियल नंबर है, डोमेन में तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो tan इनवर्स x cot इनवर्स x की डोमेन पूरी रियल नंबर होती है, ये बड़ी अच्छी बात है इनकी, ठीक है। तो अब tan इनवर्स x के ग्राफ से हमें क्या क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x के ग्राफ से पहली बात कि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। और tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो tan भी मैक्सिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट देगा, मिनिमम इनपुट पे मिनिमम आउटपुट देगा। जैसे मान लो x बिलोंग्स टू, मैंने बोला कि -1 से 1 है, तो आपको tan इनवर्स x का ग्राफ बताना है। जैसे मान लो मैंने पूछा फाइंड रेंज ऑफ 1 + tan इनवर्स x, 1 प्लस हटा ही देते हैं, सीधा tan इनवर्स x का पूछता हूँ मैं।
tan इनवर्स x। तो आपको जानते हैं कि ये क्या है, x अगर -1 से 1 है तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, tan इनवर्स -1 से लेके tan इनवर्स +1 के बीच लाई करेगा। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1 मतलब क्या हुआ, tan -1 कब देगा, जाहिर सी बात है -45 डिग्री यानी कि -π/4 पे, क्योंकि हमें इसी इंटरवल में से सोचना होगा। और 1 कब देगा, π/4 पे। तो हम कह सकते हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, -π/4 से +π/4। तो आप कुछ वैल्यू अपने से कैलकुलेट कर लेना। tan इनवर्स 1 की कितनी हो जाएगी, π/4। ऐसे ही tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3। tan इनवर्स 1/√3 कितना हो जाएगा, π/6। tan इनवर्स -1/√3 कितना हो जाएगा, -π/6। ठीक ना। तो वही बात है जो साइन इनवर्स में हमने देखा था, अगर x निगेटिव है तो tan इनवर्स x भी निगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -π/2 से लेके 0 के बीच लाई करेगा। और अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से π/2 ऐसा। तो ये tan इनवर्स x का है, आप एक बार इसको भी समझ लीजिए अच्छे से, tan इनवर्स x का ग्राफ। फिर हम बात करते हैं cot इनवर्स x का। अब मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इनवर्स में कैसे आ रहे हैं। तो अगर मुझे cot इनवर्स x का बनाना हो तो मैं पहले cot x लूँगा, और cot x में मैं जो डोमेन कट करने वाला हूँ वो होगा ओपन 0 से पाई तक, ऐसा। तो इस हिसाब से f इनवर्स x जो होगा cot इनवर्स x, इसका जो डोमेन होगा वो cot x की जो रेंज होती है, cot x की रेंज क्या होती है, पूरा रियल नंबर, तो x बिलोंग टू R हो जाएगा। और इसका डोमेन रेंज क्या होगा, जो उसका डोमेन होगा ओपन 0 से पाई। तो cot इनवर्स और cos में इतना ही डिफरेंस है, वहाँ क्लोज होता है 0 to पाई, यहाँ रेंज होता है ओपन 0 to पाई। तो एक बार एक जगह लिख लोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। तो cot इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे कैसे, पहले हम cot का ग्राफ बना लेंगे, फिर cos इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। तो cot का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा याद करो। 0 से पाई में x बिलोंग्स टू R है, हाँ 0 से पाई में 0 पे इन्फिनिटी भागता है, ऐसा जाता है, और फिर पाई पे 0 हो जाता है, और सॉरी π/2 पे 0 हो जाता है, और फिर पाई पे -∞ ऐसे भाग जाता है। तो इसी का मिरर इमेज अगर आपको निकालना हो, ये cot x का ग्राफ है, तो cot का ग्राफ है, अब मिरर इमेज आपको निकालना है। तो कैसे आएगा मिरर इमेज, तो कुछ ऐसा आएगा इसका मिरर इमेज, अगर आप सोचो तो। ऐसा कुछ, ठीक ना। तो कुछ ऐसा मिरर इमेज आपको बनता हुआ दिखेगा cot इनवर्स x का ग्राफ, ठीक। इधर ऐसा चल रहा होता है, फिर इधर आके गिर जाता है ऐसे। तो ये है रेड वाला ग्राफ जो है, ये cot इनवर्स का ग्राफ है। तो cot इनवर्स का भी हमने देखा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा,
रेंज 0 से, ये वाली लाइन कितना हो जाएगा, पाई, 0 से पाई तक लाई करेगा ऐसे, ठीक है। और ये जो बीच में कट कर रहा है, जाहिर सी बात है ये कितना होगा, पाई/2। अब अलग से कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। याद रखोगे तो बहुत सही रहेगा ग्राफ, अगर आपको याद है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ऐसा जाएगा ऐसे, और फिर इसको कट करेगा और फिर ऐसा गिर जाएगा नीचे, है ना। थोड़ा सा खेलो ग्राफ के साथ, ऐसा आएगा और फिर ऐसा चला जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग ग्राफ होता है कॉट का बेसिकली। कॉट की रिश्तेदारी कॉस से और टैन की रिश्तेदारी साइन से, ऐसा आप कर सकते हो। तो उनके ग्राफ में भी तुम्हें सिमिलैरिटी दिखेगी। कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स में सिमिलैरिटी दिखेगी, टैन इनवर्स और साइन इनवर्स में। तो ये कितना हो गया, पाई ओपन है और ये 0, और डोमेन तो पूरा रियल नंबर है। तो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है। तो ग्राफ से क्या क्या दिखा फटाफट बताओ। पहला कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। और ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, कॉट इनवर्स एक्स, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ओपन 0 से ओपन पाई तक बिलोंग करता है, ठीक है। तो डिक्रीज करता है, इसलिए कभी इसकी रेंज पूछा जाए कि बताओ अगर x -1 से +1 है तो कॉट इनवर्स x की रेंज बताओ, इसकी क्या रेंज होगी। तो आप जानते हो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉट इनवर्स x जैसे लगाएंगे इनइक्वालिटी आपको पलटनी पड़ जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, इनपुट मैक्सिमम होगा तो आउटपुट मिनिमम होगा, ठीक। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स 1 पे कितनी वैल्यू देगा, ये 1 पे ये पाई/4 देगा, क्योंकि कॉट 1 कब देता है, 45 डिग्री पे, पाई/4 पे। हमें 0 से पाई के बीच की ही कोई वैल्यू बतानी है। अब कॉट इनवर्स 1 अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आप -पाई/4 मत बोलना। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेंज है वो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से पाई में चाहिए। तो हमें पता है कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, तो -1 कब देगा, पाई -पाई/4 पे। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई/4 से लेके 3पाई/4 तक। तो ये प्रैक्टिस कर लो अपने से कुछ वैल्यूज़ के लिए। कॉट इनवर्स -√3 पे कितनी वैल्यू मिलने वाली है, कॉट इनवर्स +√3 पे कितनी वैल्यू मिलने वाली है। कॉट इनवर्स +√3 पे हमें पता है पाई/6 मिलता है, और पाई -पाई/6 कर दोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको थोड़ी सी एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। तो अब यही बात हुई, अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, कॉट इनवर्स x लाई करेगा ओपन 0 से लेके पाई/2 तक। और ऐसे ही अगर x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई/2 से लेके ओपन पाई/2 से लेके पाई तक। तो ये सब ग्राफ में आपको दिख जाएगा, आराम से आप ग्राफ देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जब x पॉजिटिव है तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिल रही है, 0 से पाई/2 तक वैल्यू मिल रही है। और यही अगर x निगेटिव ले रहे हैं तो पाई/2 से लेके कहाँ तक वैल्यू मिल रही है, पाई तक। तो ऐसा कुछ है। अब अगला जो फंक्शन है हमारा, वो है fx = sec x।
तो इसमें जो हम x की वैल्यूज़ लेंगे, cos को याद करो बस, क्लोज 0 से क्लोज पाई था cos में। बस एक दिक्कत है यहाँ पे कि हम π/2 नहीं ले सकते क्योंकि sec π/2 पे डिफाइंड नहीं होता। और इसका रेंज तो आपको पता ही है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। तो अगर मैं sec इनवर्स x की बात करूँगा, fx = sec इनवर्स x का बात करें तो जो इसका डोमेन होगा वो अब -∞ से -1 होगा क्योंकि उसकी रेंज यही है। और इसका जो रेंज होगा वो उसके डोमेन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0 से पाई, बट π/2 नहीं आ सकता, ऐसा कुछ। ठीक, तो sec इनवर्स x के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। sec इनवर्स x का ग्राफ मॉड्यूल में आपके बना होगा, एक बार देख लेना, आपके टारगेट में बना होगा। बेसिक लॉजिक वही है, पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, sec का ग्राफ बनाएंगे, है ना। sec का ग्राफ बनाने के लिए पहले cos का ग्राफ बनाना होता है ना। 0 से पाई तक में cos का ग्राफ बनाओगे जब, तो तुम्हें समझ में आएगा कि sec का ग्राफ कैसा हो जाता है। sec का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, ठीक। और जब इसका तुम मिरर इमेज लोगे y = x पे, तो ये कुछ ऐसा जाता है, एक बार देख लेना, ठीक ना। ये तुम्हारा काम है, इसका मिरर इमेज बनाना, sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना, ठीक ना। ड्रॉ ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x, ठीक ना। तो ये टास्क है, इसको करना अपने से। अब ऐसे ही sec इनवर्स x का जो रेंज आपने देख ही लिया है, 0 से पाई होता है, बस π/2 हटाना पड़ता है वहाँ से। अब लास्ट फंक्शन cosec इनवर्स x के बारे में बात कर लेते हैं। fx = cosec x, इसका जो x होता है, साइन को याद करो, साइन का कहाँ से कहाँ तक होता है, प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से π/2 तक। बस उनमें उससे हमें क्या हटाना पड़ेगा, जो बीच में 0 आता है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे cosec डिफाइंड नहीं होता। तो f इनवर्स x क्या बन जाएगा, बोलो, cosec इनवर्स x। और इसका जो डोमेन होगा वो cosec की जो रेंज होगी, cosec की रेंज हमें पता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। और इसका जो डोमेन होगा, सॉरी रेंज होगा, वो उसके डोमेन के बराबर होगा, -π/2 से π/2। और इसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा, 0, ठीक। तो इसका भी टास्क है कि आपको cosec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। नहीं बना तो बताना, अगले वीडियो में हम इसमें भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैं बेसिक फंक्शंस के बारे में बताया आपको। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए अपनी पहली एक्सरसाइज वगैरह की, बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो एक बेसिक आइडिया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मिल गया यहाँ पे। तो बस काम की बात सबसे ज़्यादा यही है कि जो साइन कॉस टैन है उनको हम पहले 1-1 फंक्शन बनाएंगे, उनकी डोमेन में एक छोटी सी डोमेन कट कर लेंगे और 1-1 फंक्शन बनाएंगे और फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। जो साइन एक्स कॉस एक्स का जो डोमेन था उनके इन्वर्स का वो रेंज हो जाएगा और जो उनका रेंज था उनके इन्वर्स का वो डोमेन हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। और ग्राफ भी बता दिया, ग्राफ बनाने की भी टेक्निक सिखा दी कि y = x एक लाइन खींचेंगे और उसी पे मिरर इमेज बना देंगे, सीधी बात। तो ग्राफ में भी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फिर।